19 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। अब वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको मेंस के लिए जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप उनका प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। वो क्या है? एंटीबॉडी और कोविड-19। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है कि वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने के लिए 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। तो यह ध्यान में रखने वाली बात है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पहले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। क्या क्या है? तो ये एंटीबॉडी कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो वह दक्षिण अमेरिकी स्तनधारियों में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है? लामाओ। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी स्तनधारियों लामाओ से प्राप्त किया गया है। ठीक है, इन 2 स्थिर एंटीबॉडी से प्रयोगशाला में संवर्धित कोशिकाओं में कोरोना वायरस को क्या किया जा सकता है? बेअसर किया जा सकता है। तो यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसे कोविड-19 के खिलाफ एक नई चिकित्सा पद्धति को हासिल करने की दिशा में प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस अध्ययन में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। तो नैनोबॉडीज प्रोटीन ACE2 के साथ अंतःक्रिया को रोककर कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के साथ संक्रमण को रोक सकता है। ठीक है, यह ध्यान में रखने वाली बात है। इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि SARS-CoV-2 को बेअसर करने में दक्षिण अमेरिकी स्तनधारियों लामाओं से प्राप्त एंटीबॉडी की क्षमता का परीक्षण किया गया है इस अध्ययन में। ठीक है, इस अध्ययन में क्या कहा गया है कि अधिकांशतः स्तनधारियों की तरह मानव एंटीबॉडी की भी क्या होती है? 2 श्रृंखलाएं होती है। क्या? भारी और हल्का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं राम मंदिर के बारे में। चलिए इसको देख लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पॉइंट है यह। राम मंदिर का निर्माण जो है अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है। ठीक है, यह ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए इसमें कुछ क्या है, कुछ चेंजेज हुए हैं जो कि हम लोगों को देखना है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भव्य मंदिर के निर्माण के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। ठीक है, अब क्या है कि यह प्लानिंग जो है लास्ट स्टेज में है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक में विश्व हिंदू परिषद के प्रस्तावित मॉडल में हल्का बदलाव हुआ है। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो मॉडल प्रस्तावित किए गए थे उसमें क्या हुई है? तो बदलाव हुई है। क्या क्या बदलाव हुई है उसको देख लेते हैं। तो पहले के मॉडल में क्या थे? गर्भगृह के मुख्य शिखर के अलावा 2 मंडप मौजूद थे। अब 2 की जगह कुल कितने मंडप होंगे? तो 5 मंडप होंगे। ठीक है, पहले प्रस्तावित मॉडल की ऊंचाई कितनी थी? तो 138 फुट थी। अब जिसको बढ़ा के कितना किया गया है? तो 161 फुट करने पर सहमति बनी है। ठीक है, राम मंदिर के मुख्य द्वार का निर्माण मकराना के सफ़ेद संगमरमर से किया जाएगा, जिस सफ़ेद संगमरमर का यूज़ हम लोग जानते हैं किसमें किया गया था? तो ताजमहल में भी किया गया था। ठीक है, गर्भगृह के ठीक ऊपर 16.3 फीट का प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जिस पर 65.3 फुट ऊंचे शिखर का निर्माण होगा। नक्शा तैयार करने वाले वास्तुकार का नाम जान लीजिए, यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नक्शा तैयार करने वाले वास्तुकार का नाम क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, क्या नाम है उनका? चंद्रकांत सोमपुरा। उनके अनुसार क्या है कि मंदिर मौजूदा डिजाइन के हिसाब से 100 करोड़ रुपए लागत आएगी। ठीक है, इसके निर्माण में। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव के मुताबिक भव्य राम मंदिर के निर्माण को पूरा करने में टाइम कितना लगेगा? तो टाइम हम लोग देख लेते हैं, 3 से 3.5 साल लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। चलिए इसको देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में। यह साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि कोविड-19 का टीका विकसित करने में उन्हें सफलता मिल सकती है। ठीक है, प्रमुख बिंदु पे आते हैं हम लोग। अनुसंधानकर्ताओं ने पता लगाया है कि मानव पर शुरुआती चरण के परीक्षणों के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ यह टीका दोहरी सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है। रक्त नमूने लिए जाने के बाद उन पर टीके का परीक्षण किया गया और पता चला कि शरीर के एंटीबॉडी और मारने वाला टी सेल दोनों बनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एंटीबॉडी कुछ ही महीनों में खत्म हो सकती है, जबकि टी सेल कई साल तक बने रह सकते हैं। यह इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान में रखेंगे। यह वैक्सीन कब तक आने की संभावना है? तो सितंबर तक मुहैया की जा सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बासमती चावल और जीआई टैग। ठीक है, साइंस से रिलेटेड मध्य प्रदेश सरकार ने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्राप्त करने की मांग की है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को और देख लेते हैं। भारत के अतिरिक्त विश्व के किसी अन्य देश, पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, पाकिस्तान में क्या है 18 जिलों को छोड़कर बासमती चावल का उत्पादन नहीं किया जाता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसीलिए यह राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की न्यूज़ बन जाती है। ठीक है, यदि मध्य प्रदेश को जीआई टैग में शामिल किया जाता है तो यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करेगा। बासमती चावल की पहचान को बचाए रखने के लिए APEDA द्वारा वर्ष 1995 से लेकर आज तक लगभग 50 देशों के खिलाफ 1000 से अधिक कानूनी कार्रवाइयाँ की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यह देश के 7 राज्यों में पैदा की जाती है और सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का हिस्सा रहा है। चलिए लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। जयगांव पसाका व्यापार मार्ग अंतर्राष्ट्रीय महत्व का यह न्यूज़ है। भारत और भूटान द्वारा पश्चिम बंगाल में जयगांव, तो यह पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में जयगांव न्यूज़ में रहा है। यह जयगांव कहाँ से किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि जयगांव कौन से राज्य में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, क्या है कि भारत और भूटान द्वारा पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान के पसाका के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया। प्रमुख बिंदु पे आते हैं। यह कोविड-19 के दौर में दोनों देशों के व्यापार संबंधों को मजबूत करेगा। ये खुलने से क्या होगा कि पहले से मौजूदा मार्ग पर वाहनों के दबाव कम होगा। भारत भूटान व्यापार और पारगमन समझौता 1972 दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार प्रणाली की स्थापना करता है और इस समझौते को अंतिम बार वर्ष 2016 में नवीनीकृत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह आपको ध्यान में रखना होगा कि भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है, तो भारत। या इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत किस देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो आपका आंसर क्या होगा, भूटान। वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच कुल 9,228 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। यह डेटा ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच कितने रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, तो 9,228। ठीक है, चलिए अब कुछ संक्षेप में मुद्दे हैं देख लेते हैं। भारतीय व्यापार सम्मेलन 22 जुलाई को इंडिया आइडियाज़ समिट आयोजित करेगी। भारतीय व्यापार सम्मेलन, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की भावी साझेदारी पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता क्षमता निर्माण और क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के आपसी आदान प्रदान में सहायता करेगा। चलिए, जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे शुरू में कि वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे जिसके प्रैक्टिस आप कर सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन है, वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के गठन, उद्देश्यों और कार्यप्रणाली का वर्णन करते हुए चीन और पाक के बीच गलत गठजोड़ से होने वाली हानि का उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन है, चित परिचित आस्था का प्रतीक श्री राम मंदिर के निर्माण की तैयारी, आकृति और आकार का वर्णन करते हुए स्पष्ट करें कि इससे सामाजिक सौहार्द पर कितना अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और थर्ड क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, बासमती चावल की गुणवत्ता और उत्पादन पद्धति का उल्लेख करते हुए यह बताएं कि कैसे यह हमारी सांस्कृतिक पहचान है। क्या किसी राज्य विशेष का जीआई टैग का दावा तर्कसंगत है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से 19 जुलाई के करंट अफेयर्स को हमने देखा। यह हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के करंट अफेयर्स को लेकर आएंगे। थैंक यू।